हेलो गाइस। तो आज हम समझेंगे बर्थ एस्पेक्सिया यानी पेरिनेटल एस्पेक्सिया। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बर्थ एस्पेक्सिया यानी पेरिनेटल एस्पेक्सिया है क्या। यानी किसी भी कारण से पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हुई है या ब्लड फ्लो की कमी हुई है। तो बेबी होता है हमारा, जो मदर के वूम में होता है, यूट्रस में होता है, तो उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो अम्लाइकल कॉर्ड से जाता है। किसी भी कारण से अम्लाइकल कॉर्ड में नोट लग जाती है या प्लासेंटा रप्चर हो जाता है या मदर को लीकिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो पेशेंट की जो ब्लड का फ़्लो है वो हैम्पर हो जाता है, वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। उस कारण से पेशेंट को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी देखने मिलेगी, बेबी को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और पेशेंट को बर्थ एस्पेक्सिया होगा। एस्पेक्सिया होगा यानी पेशेंट के ब्रेन डैमेज के चांसेस बढ़ जाएंगे, पेशेंट के ऑर्गन डैमेज के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। तो मीन्स है कि एस्पेक्सिया मीन्स है कि डिक्रीज गैस एक्सचेंज। और हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मीन्स है डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। यानी पेशेंट की ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है उसे कहते हैं हाइपोक्सिया यानी डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, और इस्चीमिया यानी डिक्रीज ब्लड सप्लाई। तो ये तीनों कंडीशन इसमें बर्थ एस्पेक्सिया में देखने मिलेंगी। यानी पेशेंट को एस्पेक्सिया भी देखने मिलेगा, हाइपोक्सिया भी देखने मिलेगा और एस्चीमिया भी देखने मिलेगा, इस्चीमिया भी देखने मिलेगा। तो ये तीनों कंडीशन अगर मिल जाती हैं तो पेशेंट को कहते हैं हम बर्थ एस्पेक्सिया। यानी एस्पेक्सिया यानी पेशेंट का गैसेस एक्सचेंज भी कम हो सकता है, उसकी वजह से भी पेशेंट को एस्पेक्सिया हो सकता है। हाइपोक्सिया की वजह से भी पेशेंट को जो है ऑक्सीजन सप्लाई कम हो सकती है, किसी भी कारण से पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिली। तो मेन मोटिव है हमारा कि पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी भी कारण से ऑक्सीजन की कमी हो गई पेशेंट में, तो पेशेंट को एस्पेक्सिया होगा। यानी गैसेस एक्सचेंज में जो है प्रॉब्लम होगी, हाइपोक्सिया होगा। तो ये होती है पेरिनेल एस्पेक्सिया। तो सबसे पहले जब बेबी डिलीवर होता है तो हम डिलीवरी के टाइम देखते हैं कि एप्गार स्कोर क्या है पेशेंट का और डिस्ट्रेस ऑफ सीवियरिटी क्या है और कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम एप्गार स्कोर समझ लेते हैं। एप्गार स्कोर एक ऑब्जेक्टिव मेथड है एवेलुएशन का न्यूबॉर्न को। एप्गार की फुल फॉर्म होती है अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेस और एक्टिविटी और रेस्पिरेशन। यानी उसका जो रिस्पॉन्स है ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी है उसकी वो कितनी है, उसकी रेस्पिरेशन की एक्टिविटी कैसी है, उसे कहते हैं रेस्पिरेशन यानी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है न्यूबॉर्न में उसके आरडीएस को कैलकुलेट करने का। इट इज़ अ कैलकुलेटेड एट 1 मिनट पे और 5 मिनट पे करते हैं कैलकुलेट। यानी जो 1 मिनट होता है पेशेंट का, न्यूबॉर्न का, वो गोल्डन मिनट होता है। और उस टाइम में अगर उससे कम टाइम में पेशेंट एवेलुएट कर जाता है, इम्प्रूव कर जाता है, तो उस पेशेंट को हमको नॉर्मलिटी की तरफ शिफ्ट करना है। और अगर पेशेंट मोर देन 1 मिनट से ज़्यादा पेशेंट को रिससिटेशन लगता है तो वो पेशेंट मोर देन यानी 5 मिनट तक के वो रिससिटेशन के लगता है उसको, तो पेशेंट सीवियरिटी की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले हम एप्गार स्कोर समझ लेते हैं कि एप्गार स्कोर है क्या। साइंस समझ लेते हैं। साइंस में जैसे कि अपेरेंस, यानी अपेरेंस का मीन्स है कि कलर, पेशेंट का कलर कैसा है, बेबी का कलर कैसा है। अगर कलर उसका ब्लू है, पेल है, तो हम उसको 0 नंबर देंगे। और अगर उसका बॉडी का कलर पिंक है और लिम्प ब्लू है, लिम्स जो हैं उसके ब्लू हैं, बॉडी का कलर पिंक है और लोअर लिम्स और अपर लिम्स जो है उसके ब्लूइश हैं, तो हम उसको 1 नंबर देंगे। और पूरी बॉडी लिम्स और पूरी बॉडी अगर पिंक है तो हम उसको 2 नंबर देंगे। पल्स रेट यानी हार्ट रेट उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, अगर हार्ट रेट अब्सेंट है तो 0 नंबर देंगे। और लेस देन 100 है तो हम उसको 1 नंबर देंगे। और अगर मोर देन 100 है तो पेशेंट को हम 2 नंबर देंगे। ग्राइमेस यानी पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है, रिस्पॉन्स नहीं है तो हम उसको 0 नंबर देंगे। अगर रिस्पॉन्स ग्राइमेस है यानी रिस्पॉन्स है तो हम उसको 1 नंबर देंगे। और कफिंग एंड क्राइंग रिस्पॉन्स है तो हम उसको 2 नंबर देंगे। यानी एक्टिविटी कैसी है उसकी, एक्टिविटी लिम्प है तो हम उसको 0 नंबर देंगे। और वीक है तो हम उसको 1 नंबर देंगे। और स्ट्रॉन्ग है तो हम उसको 2 नंबर देंगे। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन अगर अब्सेंट है तो हम उसको 0 नंबर देंगे। और स्लो है, इरेगुलर है तो हम उसको 1 नंबर देंगे। और गुड क्राइंग है और स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेशन है, अच्छी रेस्पिरेशन है, तो हम उसको 2 नंबर देंगे। यानी जितना नंबर बढ़ता जाता है
तो उतनी ही डिस्ट्रेस की सीवियरिटी कम होती चली जाती है, और जितना नंबर कम होता चला जाता है डिस्ट्रेस की सीवियरिटी बढ़ती चली जाती है। यानी पेशेंट का अगर एप्गार स्कोर लेस देन 3 आता है या 3 तक आता है तो वो एक सीवियर डिस्ट्रेस हो सकता है या सीवियर डिस्ट्रेस होता है, और अगर उसका एप्गार स्कोर मोर देन 3 to 5 आता है तो वो एक माइल्ड आरडीएस हो सकता है, और अगर उसका जो एप्गार स्कोर है वो 8, 9 और 7, 8, 9 तक आता है तो हम उसको कहेंगे कि पेशेंट नॉर्मलिटी की तरफ है। हम उसको यानी नॉर्मलिटी की तरफ है यानी उसको हम 1-2 घंटे एनआईसीयू में वॉच करके हम उसको मदर साइड शिफ्ट कर सकते हैं, और पेशेंट अगर 1-2 मिनट में ही रिससिटेशन से आ गया है तो। अब एम्स का प्रोटोकॉल समझ लेते हैं। एम्स प्रोटोकॉल इन न्यूनेट्स। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बर्थ एस्फिक्सिया को फेलियर टू इनिशिएट एंड सस्टेन ब्रीदिंग, यानी पेशेंट ने ब्रीद ली लेकिन बाद में ब्रीथ को सस्टेन कर गया, तो ये इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया है कि ये एक बर्थ एस्फिक्सिया का साइन हो सकता है। एनएनपीडी के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि एनएनपीडी ने जो है बर्थ एस्फिक्सिया को 2 तरह से डिवाइड किया है, 2 तरह से, मतलब मॉडरेट और सीवियर। यानी मॉडरेट पेरिनेटल एस्फिक्सिया यानी पीए, स्लो ग्रास्पिंग ब्रीदिंग एंड एप्गार स्कोर 4 to 6 एट 1 मिनट, यानी 1 मिनट में उसका एप्गार स्कोर 4 to 6 है तो ये एक मॉडरेट पेरिनेटल एस्फिक्सिया समझा जाएगा। और सीवियर पेरिनेटल एस्फिक्सिया यानी नो ब्रीदिंग और एन एप्गार स्कोर 0 to 3 एट 1 मिनट, यानी जो इसका एप्गार स्कोर है वो 0 to 3 है एट 1 मिनट, तो ये एक सीवियर पेरिनेटल एस्फिक्सिया का साइन है। लेकिन एएपी के अनुसार, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑल फॉलोइंग क्राइटेरिया, यानी ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए तभी हम उसको पेरिनेटल एस्फिक्सिया सस्पेक्ट करेंगे। यानी एबीजी यानी एट्रियल ब्लड गैसेस से उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो आर्टरी है उसमें विद इन 1 आवर में हमको उसका अम्बिलिकल कॉर्ड का पीएच देखना है। अगर वो लेस देन 7 है तो हम उसको पेरिनेटल एस्फिक्सिया जो है सस्पेक्ट करेंगे, और उसका एप्गार स्कोर लेस देन 3 है और मोर देन 5 मिनट, यानी मोर देन 5 मिनट में उसका एप्गार स्कोर 3 है तो हम उसको बर्थ एस्फिक्सिया यानी पेरिनेटल एस्फिक्सिया सस्पेक्ट करेंगे। और साइन ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, यानी कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन देखने मिलते हैं, सीजर देखने मिलता है, इंसेफेलोपैथी, टॉन अबनॉर्मलिटी देखने मिलती है, मसल टॉल में जो अबनॉर्मलिटी देखने मिलती है, तो ये भी एक जो है बर्थ एस्फिक्सिया का साइन है। और साइन ऑफ मल्टी ऑर्गन डैमेज, यानी मल्टी ऑर्गन डैमेज का साइन देखने मिलते हैं, किडनी डैमेज का, लंग्स का, लिवर का, हार्ट का और इंटेस्टाइन का, यानी मल्टी ऑर्गन डैमेज का साइंस देखने मिलते हैं तो हम उसको पेरिनेटल एस्फिक्सिया यानी बर्थ एस्फिक्सिया जो है कंसीडर करेंगे, सस्पेक्ट करेंगे। लेकिन एएपी के अनुसार ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए तभी हम उसको बर्थ एस्फिक्सिया सस्पेक्ट करेंगे या कंसीडर करेंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑल फॉलोइंग क्राइटेरिया, तो ये हमको ध्यान रखना है। बर्थ एस्फिक्सिया के कुछ कॉजेज़ होते हैं, उन कॉजेज़ को समझ लेते हैं। कॉजेज़ ऑफ बर्थ एस्फिक्सिया, कुछ मैटरनल कॉजेज़ होते हैं, यानी कि मदर साइड से कुछ कॉजेज़ होते हैं। अगर मदर को हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, डायबिटीज़ है, या मैटरनल वेस्कुलर डिजीज़ है, या यूटेरो एक्सपोजर कोकेन, यानी पेशेंट कोई नशे को एडिक्ट कर चुका है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को जो है बर्थ एस्फिक्सिया देखने मिलेगा। कुछ प्लासेंटल कॉजेज़ देखने मिल सकते हैं, प्लासेंटल कॉजेज़ की वजह से भी पेशेंट को बर्थ एस्फिक्सिया देखने मिलेगा, यानी अबनॉर्मल प्लासेंटेशन है, एब्रप्शन है, या इन्फेक्शन है, या ब्लीड कर गया है प्लासेंटा, तो भी पेशेंट को जो है बर्थ एस्फिक्सिया देखने मिलेगा। यूट्राइन रप्चर हुआ है, यानी जैसे यूट्राइन डैमेज हो गया, यूट्रस रप्चर हो गया है तो उस कंडीशन में भी बर्थ एस्फिक्सिया देखने मिल सकता है। अम्बिलिकल कॉर्ड एक्सीडेंट्स, यानी कुछ अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ कुछ एक्सीडेंट्स हो गए हैं या नोट लग गई है, अम्बिलिकल कॉर्ड में ट्रू नोट लग जाती है। अगर बेबी बूम के अंदर घूमता है, मदर के यूट्रस के अंदर घूमता है तो उसके अंदर ट्रू नोट्स लग जाती है, उससे जो है
ब्लड की सप्लाई जो है कम हो जाती है और ब्लड की सप्लाई के साथ साथ पेशेंट को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि जो बेबी है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से ही, मदर की अम्बिलिकल कॉर्ड से, प्लासेंटा से ही जो ऑक्सीजन को लेता रहता है। अगर वो उसमें नोट लग जाती है तो जो है ब्लड सप्लाई डिले होती जाती है, और अगर ब्लड सप्लाई डिले होती है तो फिर पेशेंट का जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है कम हो जाती है, और जो है पेशेंट को बर्थ एस्फिक्सिया देखने मिलेगा। प्रोलैप्स हुआ है, प्रोलैप्स मीन्स कि पेशेंट जब डिलीवर हो रहा है, बेबी डिलीवर हो रहा है, तो बेबी के जो डिलीवर होने के टाइम उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो वेजाइना के और बेबी के बीच में आ जाती है, और जैसे कि यहाँ पे आ जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड और बेबी यहाँ है, तो वो कॉर्ड दब जाती है, यानी उसका जो ब्लड सप्लाई है वो रुक गई है, अम्बिलिकल कॉर्ड किसी भी तरह से वो ऐसे दब गई है। तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को जो है बर्थ एस्फिक्सिया के साइन देखने मिलेंगे। अबनॉर्मलिटी ऑफ अम्बिलिकल वेसल्स, अबनॉर्मलिटी ऑफ अम्बिलिकल वेसल्स यानी पेशेंट की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, बेबी के जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें कोई अबनॉर्मलिटी है, तो उस कारण भी पेशेंट को जो है पेरिनेटल एस्फिक्सिया देखने मिलेगा, बर्थ एस्फिक्सिया देखने मिलेगा। कुछ फीटल कॉजेज़ हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, या हाइड्रॉप्स हो सकता है, उसके कारण भी पेशेंट को जो है बर्थ एस्फिक्सिया देखने मिल सकता है। कुछ न्यूनेटल कॉजेज़ हो सकते हैं, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ यानी CHD, जन्मजात हृदय रोग हो सकता है पेशेंट को, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, और PPHN यानी परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन पेशेंट को हो सकती है, उसकी वजह से भी पेशेंट को जो है बर्थ एस्फिक्सिया देखने मिलेगा। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी और पेरिनेटल एस्फिक्सिया समझ लेते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कि किस किस तरह से ये हाइपोक्सिया होगा और उसको कैसे कैसे हम देखते हैं। तो अगर एक्टिव फेज़ में हाइपोक्सिया हुआ है पेशेंट को, यानी पेशेंट को हाइपोक्सिया हुआ, तो हाइपोक्सिया अगर पेशेंट को होगा तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है पेशेंट का जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी क्रैब साइकिल स्टॉप हो जाएगा, और अगर क्रैब साइकिल स्टॉप हो जाता है तो एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा, और बॉडी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में चली जाएगी। अगर बॉडी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में चली जाती है तो सेल डैमेज होने लगते हैं। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में चली जाती है तो ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, ये बहुत सारा से जो सोडियम है वो सेल के अंदर डाल देता है और पोटेशियम सेल के बाहर डाल देता है। सेल के अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम जाने के कारण पेशेंट को जो है हाइपोनाइट्रीमिया देखने मिलेगा, और पेशेंट के जो सेल हैं वहाँ पे अगर सेल के अंदर सोडियम चला जाता है तो बहुत सारा वाटर को भी लेके जाएगा ये अपने साथ, और अगर ये बहुत सारा वाटर लेके जाता है तो सेल है उसका वो एडीमिक हो जाएगा, और एडीमिक होके पेशेंट का जो सेल है वो रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, और इसी तरह से जो पेशेंट के जो सेल हैं वो बॉडी के सारे सेल हैं वो डैमेज होते रहेंगे। तो इस तरह का जो है एक प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा, और ये एक एक्टिव फेज़ है, और इसको 3 फेजेस में हमने डिवाइड किया है, एक्टिव फेज़, लेटेंट फेज़ और सेकेंडरी फेज़। तो इन फेजेस की हेल्प से हम एक जो हमने ये बनाया हुआ है कि एक ब्रेन का एक ब्रेन है हमारा, और ब्रेन का एक एरिया हमने लिया हुआ है, यानी इस एरिया में ब्रेन डैमेज हुआ है, और जो ब्रेन का ये एरिया जो है हाइपोक्सिया के कारण जो है डैमेज हो चुका है। अगर इस हाइपोक्सिया के कारण ये जो एरिया है वो डैमेज हो चुका है, और ये जो एरिया है यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो स्लो हो चुकी है, और ये एक नॉर्मल एरिया है, यानी जो C एरिया है वो नॉर्मल एरिया है, B एरिया जो है उसमें ब्लड सप्लाई कम हो चुकी है, और A जो एरिया है यहाँ पे हमने जो बनाया है वो प्रॉपर डैमेज हो चुका है। तो हम A एरिया जो डैमेज हो चुका है उसको हम नहीं बचा सकते हैं, लेकिन जो B एरिया है उसको हम बचा सकते हैं, उसमें हम ब्लड फ्लो को बढ़ा सकते हैं अगर पेशेंट को हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। तो अगर पेशेंट को हम थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया देते हैं तो पेशेंट इम्प्रूव करेगा। अगर पेशेंट का CRT डिले है, CRT लो है, BP लो है, तो हम उसको डोबूटामाइन, डोपामाइन, आइनोड्रॉप्स या आइनोडाइलेटर्स, मिलरिनोन, इस तरह के जो ड्रग्स देकर पेशेंट को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, और पेशेंट को प्रॉपर वेंटिलेशन दे के हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हमको बहुत ज़्यादा जो है ऑक्सीजन भी नहीं देनी है, वरना बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देने के कारण ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बॉडी में जनरेट हो जाएंगे। अगर बॉडी में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा तो फिर वो भी डैमेज करते हैं, तो ये भी हमको ध्यान रखना है।
तो अगर हमने यहाँ पे जैसे समझा कि ये जो ए एरिया है इसको हम जो है रिकवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बी और सी एरिया को हम बचा सकते हैं, तो हमको पेशेंट को स्टार्ट इन फर्स्ट 6 थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया, यानी पेशेंट को जो पेशेंट आया हमारे पास तो अंडर 6 आवर में ही हमको उसको थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया देनी है और पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, तो हम इस एरिया को जो है बचा सकते हैं। अगर हमारे पास पेशेंट बहुत लेट पहुंचता है, अगर 15 घंटे 24 घंटे के बाद हमारे पास पहुंचता है पेशेंट और बहुत ज़्यादा हाइपोक्सिया हुआ है पेशेंट को, तो फिर वो सेकेंडरी फेज में चला जाएगा और एटॉप्सोसिस में चला जाएगा और उसके जो सेल्स हैं प्रोग्राम सेल डेथ में चले जाएंगे और फिर हम उसको वापस लाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी यहाँ से आना इम्पॉसिबल हो जाता है पेशेंट को लाना, यानी ब्रेन की डैमेज की जो रिकवरी है वो जो है चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये सेकेंडरी फेज में आके ख़त्म हो जाते हैं चांसेस, ये लेटेंट फेज तक हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी हम देखेंगे कि कितना परसेंट पेशेंट का जो है ब्रेन हम बचा पाते हैं, तो वो भी एक सोचने वाली बात है। अदर डैमेज ड्यूरिंग बर्थ एस्पेक्सिया, यानी बर्थ एस्पेक्सिया के टाइम केवल ब्रेन ही डैमेज नहीं होता, अदर जो चीज़ें हैं वो भी डैमेज होती हैं, अदर ऑर्गन भी डैमेज होते हैं और मोस्टली किडनी डैमेज होती है। हाइपोक्सिया के कारण जो पेशेंट है वो एक्यूट ट्यूबुलर नेफ्रोसिस में चला जाएगा, हीमोचूरिया, रीनल वेनस थ्रोम्बोसिस, ये सब चीज़ें पेशेंट में देखने मिलेंगी। सीएनएस में पेशेंट HIE में चला जाएगा, सीजर्स पेशेंट में देखने मिलेंगे और डेवलपमेंट डिले, पेशेंट के जो ब्रेन है वहाँ पे ब्लीड हो सकता है, पेशेंट को हैमरेज हो सकता है, तो वो हमको देखने मिलेगा। कार्डियक में कार्डियक डिसफंक्शन हो सकता है, CCF आर्रhythmias देखने मिल सकते हैं या वाल्वुलर डिसफंक्शन पेशेंट को जो है देखने मिलेगा। पल्मोनरी में पेशेंट को PPHN हो सकता है, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी फेलियर में पेशेंट जा सकता है या एडिमा हो सकता है पेशेंट को या फिर ब्लीड हो सकता है, तो ये सब चीज़ें पेशेंट को देखने मिलेंगी। GIT में पेशेंट NEC में जा सकता है, अगर उसकी ब्लड सप्लाई स्लो हो जाती है, कम हो जाती है, तो पेशेंट NEC में चला जाता है। हेपेटिक इंजरी हो सकती है पेशेंट को, तो ये भी प्रॉब्लम पेशेंट को जो है हो सकती है। हेमेटोलॉजिकली हम देखें पेशेंट को तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने मिलेगा, कोएगुलेशन में डिफेक्ट देखने मिलेगा, लो प्लेटलेट देखने मिलेंगी, तो ये सब चीज़ें देखने मिलेंगी पेशेंट में। और मेटाबॉलिक में अगर देखें तो हम एसिडोसिस में पेशेंट चला जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट चला जाएगा, कैल्सीमिया में और हाइपोनाइट्रीमिया में पेशेंट जो है जा सकता है, तो ये चीज़ें जो है पेशेंट को देखने मिलेंगी। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस समझ लेते हैं। पेरीनेटल न्यूनेटल डिप्रेशन, यानी पेशेंट को पेरीनेटल न्यूनेटल डिप्रेशन है, पेशेंट को डिप्रेशन हुआ है और डिप्रेशन हुआ है लेस देन 1 मिनट या 1 मिनट तक पेशेंट को डिप्रेशन हुआ है। डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ इन्फेंट द फिजिकल एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट आवर आफ्टर बर्थ, न्यूनेटल एन्सेफेलोपैथी, डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर इन्फेंट with the abnormal mental status after first hour of life is the clinical term, ये एक clinical term है। hypoxic ischemic encephalopathy, encephalopathy with the objective data to support hypoxic ischemic mechanism, यानी पेशेंट की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो गई है, ischemic mechanism as the underlying cause of encephalopathy। hypoxic ischemic brain injury, यानी पेशेंट को ब्रेन इंजरी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, hypoxic brain injury। न्यूरोपैथोलॉजी attributable to hypoxia or ischemia as evidenced by the serum creatinine kinase, brain found EEG, NSG और MRI CT स्कैन एंड ये एक डॉक्यूमेंटेड ब्रेन इंजरी है, यानी हमने पेशेंट को पहले से ही पेशेंट अगर मदर के वूम में है तो हमने पहले से ही सस्पेक्ट किया हुआ है कुछ टेस्टिस के थ्रू कि पेशेंट को जो है ब्रेन इंजरी हुई है। ब्रेन इंजरी समझते हैं। ब्रेन इंजरी को हम 2 तरह से डिवाइड करेंगे, ब्रीफ और प्रोलॉन्ग, यानी बहुत टाइम से है और ब्रीफ है यानी इनिशियल टाइम में हमको देखने मिली है। डिवाइंग रिफ्लेक्स यहाँ पे देखने मिलेगा और सब कॉर्टिकल ब्रेन स्टेम एंड न्यूक्लियाई डैमेज देखने मिलेगा, यानी और इसमें जो है प्रोलॉन्ग है यानी बहुत लंबे टाइम से है, पेशेंट हमारे पास बहुत लेट डिले होता है, लेट आता है हमारे पास, तो लॉस
ऑफ लॉस ऑफ ऑटो रेगुलेशन हो जाता है, यानी पेशेंट हमारे पास बहुत देर से आता है। और डिफ्यूज़ कॉर्टिकल सब कॉर्टिकल डैमेज यहाँ पे पेशेंट को जो है ज़्यादा देखने मिलेगा। प्रेजेंट ब्रेन डैमेज समझ लेते हैं। इंसेफेलोपैथी यानी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, इसमें तीन जो है पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे इंसेफेलोपैथी को। ब्रेन स्टेम और क्रेनियल नर्व इसमें डैमेज होंगी, और मोटर में हमको लो मूवमेंट देखने मिलेगा, हाइपोटोनिया पेशेंट में देखने मिलेगा, सीजर्स देखने मिलेंगे, और रेज्ड आईसीपी में पेशेंट चला जाएगा। क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं इंसेफेलोपैथी। क्लासिफिकेशंस ऑफ इंसेफेलोपैथी, सारनेट एंड सारनेट क्लासिफिकेशन से समझेंगे, और ल्यूइस और थॉमसन जो है क्लासिफिकेशन, इसकी हेल्प से हम समझेंगे कि पेशेंट को किस किस डायरेक्शन में हमको रिसोसिटेट करना है, क्लासीफाई करना है। अगर पेशेंट नॉट क्राई नहीं किया है, और लिम्प है, और उसकी हार्ट रेट लेस देन 60 है, और हमने बैगन मार्क दिया, और लेस देन 1 मिनट में पेशेंट जो है इम्प्रूव कर गया है, तो हम उसको एनआईसीयू में एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको मदर साइड में जो है ऑब्ज़र्व करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है हमारे पास कि बैगन मार्क्स दिया और मोर देन 1 मिनट में पेशेंट जो है इम्प्रूव कर गया, तो ऐसे पेशेंट को हमको एनआईसीयू में ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेशेंट मोर देन 1 मिनट हमको पेशेंट को लगा है, तो ऐसे पेशेंट को हमको जो है एनआईसीयू में ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। बैगन मार्क्स दिया हमने, चेस्ट कंप्रेशन पेशेंट को लगा है और फिर इम्प्रूव कर गया है, तो ऐसे पेशेंट को जो है एनआईसीयू में ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है। बैगन मास्क दिया हमने और चेस्ट कंप्रेशंस दिए, और हार्ट रेट रिटर्न आ गई है, लेकिन एक्टिविटी नहीं है और रिस्पांस नहीं है, तो ये एक बैड प्रोग्रेस है। इस कंडीशन में पेशेंट को सीवियर हाइपोक्सिया हो सकता है, तो इस कंडीशन में हमको पेशेंट को तुरंत ही इंट्यूबेट करके पेशेंट को वेंटिलेटर पे या फिर एम्बूबैक से जो है ब्रीथ को देना है। तो एडमिशन रिक्वायरमेंट इन एनआईसीयू विद ट्रीटमेंट, इसमें हमको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को। और पांचवी कंडीशन ये हो सकती है कि इंट्यूबेट करना है, इंट्यूबेट किया हमने पेशेंट को और इम्प्रूव कर गया, और उसके बाद में हमने पेशेंट को एक्सट्यूबेट कर दिया कि पेशेंट इम्प्रूव कर गया है, और स्पॉन्टेनियस ब्रीथ पेशेंट की आ जाती है, तो फिर हम उसको सीपैप पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये फर्दर जो है इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो हमको देखना है कि अगर पेशेंट को एम्बू बैग लग रहा है, बैगन मास्क लग रहा है, पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन लग रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को एनआईसीयू में ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। तो ये एक मोर रिस्क ऑफ ब्रेन डैमेज है विद द कन्वर्जन। यहाँ पे पेशेंट को कन्वर्जन देखने मिल सकते हैं, और बहुत ही रिस्क के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ एस्पेक्सिया समझ लेते हैं। डिलीवरी रूम में हमको कैसे मैनेज करना है, तो एनआरपी के अकॉर्डिंग, न्यूनेटल रिससिटेशन जो प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग ही हमको वहाँ पे जो है उसको ट्रीट करना है। वेंटिलेशन का हमको प्रॉपर ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो है गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर हो रहा है नहीं। ऑक्सीजनेशन का पेशेंट का ध्यान रखना है कि ऑक्सीजनेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ब्लड प्रेशर अगर पेशेंट का कितना है, कम हो रहा है, या सीआरटी डिले हो रही है, तो उस चीज़ का भी हमको ब्लड प्रेशर को भी पेशेंट का मैनेज करना है। पेशेंट की हाइपोकैल्सीमिया को मैनेज करना है, हाइपोग्लाइसीमिया को पेशेंट का मैनेज करना है, हाइपोनाइट्रीमिया है पेशेंट में तो उसको मैनेज करना है। फ्लूइड मैनेजमेंट का हमको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड भी नहीं देना है और बहुत कम फ्लूइड भी नहीं देना है। और कन्वर्जन मैनेजमेंट हम समझते हैं कि पेशेंट में अगर कन्वर्जन देखने मिलता है तो हम पेशेंट को गार्डिनल से लोड करेंगे या लेवेरा से लोड करेंगे। तो अगर पेशेंट में कन्वर्जन देखने मिलता है तो हम पेशेंट को एंटी कन्वर्जेंट देंगे। हमको उसके कन्वर्जेंस को इग्नोर नहीं करना है, पेशेंट को तुरंत ही एंटी कन्वर्जेंट देने हैं। ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ टारगेट ऑर्गन इंजरी, यानी कुछ ऑर्गन्स हैं उनको जो टारगेट करके हम उनकी इंजरी को कम कर सकते हैं। अगर पेशेंट को हम थ्योरेपेटिक हाइपोथर्मिया देते हैं तो ये प्रिवेंट करती है ब्रेन डैमेज को, और डिक्रीज कार्डियक
एक्टिविटी यानी कार्डियक एक्टिविटी कम होती जा रही है, CRT डिले है और पेशेंट शॉक की तरफ जा रहा है, तो पेशेंट को हम डोपाडुटामाइन जो है देंगे और उससे पेशेंट को जो है फॉर द ब्लड प्रेशर और कार्डियक एक्टिविटी को, CRT को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उससे पेशेंट का जो है शॉक इम्प्रूव करेगा। अगर पेशेंट को रीनल डैमेज हुआ है, एक्यूट ट्यूबुलर नेफ्रोसिस हुआ है, तो उसमें कुछ फ्लूइड रिस्ट्रक्शन है, उनका हमको ध्यान रखना है। और हम इस कंडीशन में अगर पेशेंट को यूरिन आउटपुट डिले हो जाता है, यूरिन आउटपुट कम आता है, तो हम कुछ बोलस दे के, नॉर्मल सलाइन का बोलस दे के हम लो डोज में लैसिक्स को दे सकते हैं, उसको दे के देखेंगे। और अदरवाइज अगर पेशेंट की किडनी इंप्रूव नहीं करती है, एक्यूट ट्यूबुलर नेफ्रोसिस में चले जाता है, तो फिर हमको पेशेंट को डायलिसिस की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। जीआईटी यानी यूज़ लो डोज ऑफ डोबूटामाइन। जीआईटी में अगर ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो हम लो डोज से हम डोबूटामाइन देते हैं। लो डोज से डोबूटामाइन देने से जो पेशेंट का इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन यानी पेशेंट का जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव कर जाता है और पेशेंट के जो जीआईटी में मूवमेंट देखने मिलेगा तो वो एक बेहतर जो है प्रोग्रेस हम कर सकते हैं। रूटीनली ये एनआईसीयू में यूज़ नहीं किया जाता है। हेमरेज हुआ है पेशेंट को, अगर कहीं पे भी हेमरेज देखने मिल सकता है या पल्मोनरी हेमरेज देखने मिल सकता है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को विटामिन के का इंजेक्शन यूज़ करेंगे। अगर प्लेटलेट कम है तो प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूज़न करेंगे और पेशेंट का जो PTINR भेजेंगे लैब, तो PTINR की वैल्यू देखेंगे और फर्दर FFP ट्रांसफ्यूज़न हम करेंगे। तो इस तरह से हम करेंगे। और अगर पेशेंट का लीवर डैमेज हुआ है तो लीवर डैमेज में अगर हाइपोक्सिया की वजह से पेशेंट का लीवर इतना डैमेज हुआ है तो ये एक इसमें इतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम नहीं होती है, एक बेहतर तरीके से प्रोग्रेस कर जाता है। इसमें एक बेहतर प्रोग्रेस जो है देखने मिल सकती है। न्यूनेटल जॉइंडिस जिसमें देखने मिलेगा हमको, और हम इसमें फोटोथेरेपी के थ्रू जो है फोटोथेरेपी के थ्रू हम इजीली इसको जो है क्योर कर पाएंगे। तो लीवर डैमेज में हमको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देखने मिलेगी क्योंकि ये बहुत जल्दी रिपेयर कर जाता है, बहुत जल्दी जो है इम्प्रूव कर जाता है लीवर डैमेज का जो है पेशेंट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।